नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा कक्षा 11 के रसायन विज्ञान की आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एस ब्लॉक तत्वों का व्याख्यान 2 होगा। इससे पूर्व हमने पिछले व्याख्यान में जिन बिंदुओं की चर्चा की उनमें थे एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्वों का परिचय, वर्ग 1 के तत्वों यानी क्षार धातुओं का परिचय और क्षार धातुओं के भौतिक गुण। प्यारे बच्चों, जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है तथा इससे पूर्व की कोश का अक्रिय गैस विन्यास होता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी के बाईं तरफ वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में स्थान दिया गया है। एस ब्लॉक तत्वों की संयोजकता फर्स्ट ए वर्ग के लिए 1 और सेकंड ए वर्ग के लिए 2 होती है। ये तत्व प्रबल अपचायक होते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्षार धातु जिनकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करता है, इससे पूर्व की कक्षा अक्रिय गैस की संरचना से युक्त होती है, क्षार धातु वर्ग के तत्व कहलाते हैं। क्षार धातु वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं वे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्षार धातुओं के भौतिक गुणों की भी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की। आज के व्याख्यान में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे हैं क्षार धातुओं के रासायनिक गुण तथा क्षार धातुओं के उपयोग। क्षार धातुओं के रासायनिक गुण: बड़े आकार और कम आयनन एंथैल्पी के कारण क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनकी क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमशः बढ़ती है। ये हमारे पास वर्ग 1 के तत्व हैं, या इसको हम फर्स्ट ए वर्ग भी कहते हैं। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। इनकी क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनका जो आकार है वो ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में बढ़ जाता है। लिथियम का आकार सबसे छोटा है इस वर्ग में, इससे बड़ा सोडियम का आकार होगा, इससे बड़ा पोटेशियम का आकार होगा, इससे बड़ा रुबिडियम का आकार होगा, इससे बड़ा सीजियम का आकार होगा। इस तरह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। वायु के साथ अभिक्रियाशीलता: क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में मलिन पड़ जाती हैं, यानी इनकी जो सतह होती है उसके ऊपर एक धुंधली धुंधली सी परत जम जाती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश में ये टार्निश हो जाती हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जो क्षार धातु होती हैं इनकी सतह के ऊपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की एक परत बन जाती है। तो ऑक्साइड की परत मान के चलिए हमारे पास सोडियम धातु है। सोडियम धातु वायु से अभिक्रिया करेगी और सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी इसकी परत। ये सोडियम ऑक्साइड वायु की नमी से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो धातु है हमारे पास ये चमकदार धातु है। जैसे इसको वायु में छोड़ा जाएगा तो एक इसके ऊपर धुंधली धुंधली परत, जो आपको ये ब्लैकिश एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये धातु के ऊपर एक परत जम गई है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की। इसके कारण ये धातु की जो परत है वो कैसी हो जाती है ऊपर, ये टार्निश या हम कह सकते हैं कि ये धुंधली पड़ जाती है या मलिन हो जाती है। क्षार धातुएं ऑक्सीजन में तीव्रता के साथ जलकर ऑक्साइड बनाती हैं।
बड़ी तेजी से जलती हैं, क्षार धातु हैं और ऑक्साइड बनाती हैं। लिथियम और सोडियम क्या बनाते हैं क्रमशः? लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड और सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड। लिथियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनेगा, और सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम परऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, और जो परऑक्साइड होता है परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ये डिफरेंस होता है ऑक्साइड्स में और परऑक्साइड्स में। लिथियम और सोडियम के अतिरिक्त अन्य क्षार धातुएं सुपर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? सुपर ऑक्साइड। क्या होता है सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 है। सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2-। ये कौन सा आयन होता है? सुपर ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1/2। जितने भी बड़े क्षार धातु आयन होते हैं वो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे मान के चलिए पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 बनेगा। इसी प्रकार रुबिडियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपके पास? रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार सीजियम यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो सीजियम सुपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। ऑक्सीकरण अवस्था, सभी ऑक्साइडों में क्षार की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। सभी ऑक्साइड्स में जितने भी क्षार हैं, मान के चलिए हमारे पास लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो क्षार हैं और इनके हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, रुबिडियम ऑक्साइड Rb2O और सीजियम ऑक्साइड CH2O। इन सब में क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। एक केस एक्सेप्शनल है यानी अपवाद का है। वो क्या है कि लिथियम वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। मींस लिथियम जो नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, ये नाइट्रोजन किस में उपस्थित होती है? वायु में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होते हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन लिथियम से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इस केस में यहां पर क्षार धातु की जो ऑक्सीकरण अंक है, इस केस में यहां पर लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या +1/3 है, जो कि एक अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता भी प्रदर्शित करता है। भंडारण, क्षार धातु वायु और जल के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, तो इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है प्राय, या हम इनको पैराफिन वैक्स में भी रखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो धातु हैं क्षार धातु, इनको किस में रखा जाता है? प्राय केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल के अंदर हम बंद करते हैं, वायु की अनुपस्थिति रहती है। रीजन क्या होता है कि वायु के साथ ये क्षार धातु बड़ी तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इनको एक अक्रिय वातावरण वाला कोई भी विलायक, अक्रिय वातावरण वाला कोई भी द्रव जैसे कि केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है। प्यारे बच्चों, अगली क्रिया है जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन टूवर्ड्स वाटर। क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और डाइहाइड्रोजन बनाते हैं। क्षार धातु जल से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यानी डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे मान के चलिए हमारे पास सोडियम है, ये जल से क्रिया करे, जल से क्रिया करने पर क्या बनेगा? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या मुक्त होगी? ये डाइहाइड्रोजन।
इसी प्रकार हम यहाँ पोटेशियम रखें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यद्यपि लिथियम का मानक अपचयन विभव का मान अधिकतम ऋणात्मक होता है, परंतु जल के साथ इसकी अभिक्रियाशीलता सोडियम की तुलना में कम होती है। इसका कारण है कि लिथियम आकार में छोटा होता है और इसकी जल योजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। सोडियम के मानक अपचयन विभव का मान अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा न्यून ऋणात्मक यानी सबसे कम नेगेटिव होता है। यदि हम मानक अपचयन विभव की बात करें तो सोडियम का मानक अपचयन विभव है -2.71, जबकि अन्य क्षार धातुओं का जो मानक अपचयन विभव है इन सब का अधिक ऋणात्मक है। और सबसे ज्यादा किसका है इसमें? लिथियम का। इससे कम ऋणात्मक किसका है? सीजियम का। इससे कम किसका है? रुबिडियम का। और इससे कम किसका है? पोटेशियम का। तो सबसे कम जो ऋणात्मक है वो किसका होता है? सोडियम का होता है। लिथियम के अतिरिक्त अन्य क्षार धातुएं जल के साथ एक विस्फोटी अभिक्रिया करते हैं। जैसे ही ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें जल भरा हुआ है, हमने एक सोडियम का पीस इसमें डाला, जैसे इसमें सोडियम का पीस हम डालेंगे तो क्या होगा? एक विस्फोटक अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी। जैसे रिएक्शन देखिए, सोडियम जल के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्षार धातुओं की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम होता है। सबसे कम क्रियाशील होती है लिथियम, उससे अधिक क्रियाशील होती है सोडियम, उससे भी अधिक क्रियाशील होती है पोटेशियम, उससे भी अधिक क्रियाशील है रुबिडियम और सबसे ज्यादा क्रियाशील है सीजियम। अर्थात जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाशीलता का क्रम भी बढ़ता चला जाता है। क्षार धातु प्रोटॉन दाता जैसे अल्कोहल, गैसीय अमोनिया, एल्काइन आदि से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास है सोडियम धातु, ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगी, मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन करे, क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। वैलेंस करेंगे, इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम मेथॉक्साइड। इसी प्रकार क्षार धातु अमोनिया से क्रिया करती हैं। मान के चलिए हमारे पास क्षार धातु है पोटेशियम और ये अमोनिया से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? एमाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। बैलेंस कर लेंगे। तो इस प्रकार क्षार धातु प्रोटॉन दाताओं से भी क्या करती हैं? रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और इनकी जो अभिक्रियाशीलता का क्रम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया। लगभग 673 केल्विन ताप पर क्षार धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? संगत हाइड्राइड बनाती हैं और लिथियम के लिए यह ताप 1073 केल्विन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास धातु है पोटेशियम और हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा और इसके लिए ताप कितना होगा? 673 केल्विन। और यदि हम लिथियम की रिएक्शन करें, यही लिथियम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, लेकिन यहां जो ताप होगा वो कितना होगा? 1073 केल्विन। वैलेंस कर लेंगे। इस तरह से क्षार धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? संगत हाइड्राइड्स बनाती हैं। जैसे पोटेशियम के केस में पोटेशियम हाइड्राइड बना, लिथियम के केस में लिथियम हाइड्राइड बना। सभी क्षार धातुओं के हाइड्राइड ठोस और आयनिक होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं। हाइड्राइडों का आयनिक लक्षण बढ़ते क्रम में, क्षार धातुओं के हाइड्राइडों का आयनिक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं
तो क्षार धातुओं की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वह बढ़ जाती है, या हम कह सकते हैं उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है और उनकी आयनन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्राइड्स का जो आयनिक लक्षण है वो आपके पास बढ़ते हुए क्रम में दिखाएगा। इसी प्रकार इनके जो स्थायित्व है वो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयनिक लक्षण का, और जो स्थायित्व है इसका रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व घटता है। सबसे ज्यादा स्थायी होगा लिथियम हाइड्राइड और सबसे कम स्थायी होगा सीजियम हाइड्राइड। इसी प्रकार आयनिक लक्षण में बताया, जो सबसे कम आयनिक लक्षण देता है वो लिथियम हाइड्राइड देता है, और लिथियम हाइड्राइड का जो लक्षण है वो कुछ कुछ सहसंयोजक होता है, जबकि सीजियम हाइड्राइड जो होता है सबसे अधिक आयनिक लक्षण प्रदर्शित करता है। अगली प्रॉपर्टी है हैलोजनों के साथ अभिक्रिया। क्षार धातु हैलोजनों के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं और आयनिक हैलाइड्स बनाती हैं। कोई भी क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किसी भी हैलोजन से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? संगत हैलाइड्स बनाती हैं। रिएक्शन देखिए, सोडियम यदि हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हम पोटेशियम की रिएक्शन कराएं ब्रोमीन के साथ कराएं तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इस प्रकार क्षार धातु हैलोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कोई भी हैलाइड बनाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड बना, पोटेशियम। ये जो हैलाइड्स बनते हैं ये आयोनिक नेचर के होते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl दो आयनों से मिलकर बनता है, एक इसमें सोडियम आयन होता है और एक इसमें क्लोराइड आयन होता है। इसी प्रकार पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसमें भी दो आयन है। इसमें कौन कौन से दो आयन है? एक पोटेशियम आयन है और दूसरा इसमें ब्रोमाइड आयन। क्लियर हो रहा है? लिथियम के हैलाइड आंशिक रूप से सहसंयोजक होते हैं। इसका कारण क्या है? लिथियम की उच्च ध्रुवण क्षमता है। लिथियम आयन का आकार छोटा होता है। यह हैलाइड आयन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की अधिक क्षमता दर्शाता है। क्योंकि बड़े आकार का ऋणायन आसानी से विकृत हो जाता है, इसलिए लिथियम आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति सबसे अधिक दर्शाते हैं। लिथियम आयोडाइड की जो सहसंयोजक प्रकृति है सबसे अधिक होती है। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि लिथियम के किस हैलाइड की सहसंयोजक प्रकृति सबसे अधिक होती है। तो लिथियम आयोडाइड की जो सहसंयोजक प्रकृति है वो सबसे अधिक होती है। अगली प्रॉपर्टी है अपचायक प्रकृति यानी रिड्यूसिंग नेचर। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक हैं। लिथियम प्रबलतम अपचायक है और सोडियम दुर्बलतम अपचायक है, क्योंकि लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होता है और सोडियम का मानक अपचयन विभव क्षार धातुओं में सबसे कम ऋणात्मक होता है। लिथियम का मानक अपचयन विभव कितना है? -3.04 और सोडियम का कितना है? -2.71। यदि हम इनको क्रम से लगाएं, क्रम से लगाने पर सबसे कम किसका है? सोडियम का -2.71, और इससे बड़ी वैल्यू किसकी है? पोटेशियम की -2.93 नेगेटिव में। इसी प्रकार इससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? रुबिडियम की -2.98, और इससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू किसकी है? सीजियम की -3.03, और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है? लिथियम की -3.04। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यदि हम तत्वों को रखें तो सबसे कम जो मानक अपचयन विभव किसका हुआ? सोडियम का। फिर आपके पास आया पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का और फिर लिथियम का। इसी प्रकार जलीय विलयन में अपचायक क्षमता सोडियम से लेकर लिथियम तक इस प्रकार बढ़ती है। अगली प्रॉपर्टी है द्रव अमोनिया में विलयन, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुलनशील होती हैं। अमोनिया में इनके विलयन का रंग गहरा नीला होता है और विलयन प्रकृति में विद्युत का सुचालक होता है। क्षार धातु अमोनिया में जब डिसॉल्व की जाएगी तो क्या बनेगा? आपके पास क्षार धातु अमोनिया में अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करेंगे, और ये जो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है इन्हीं के कारण विलयन का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। ये पूछा जाता है प्रश्न कि क्षार धातु को जब अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो किस कारण
इस विलयन का रंग नीला होता है? तो वहां पर आपको उत्तर लिखना है कि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला होता है, जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की संगत ऊर्जा का अवशोषण करके विलयन को क्या प्रदान करता है? नीला रंग प्रदान करता है। अमोनीकृत विलयन प्रकृति में कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है, जो कुछ समय पड़े रहने पर क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन मुक्त करता है, जिसके फलस्वरूप विलयन में एमाइड बन जाता है। ये जो अमोनीकृत विलयन होता है, ये अमोनीकृत विलयन है। इसमें अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास क्या है? यहां से यहां तक के अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है। जब थोड़े समय ये पड़े रहेंगे तो ये जो अमोनीकृत विलयन है, यहां पर क्या बन जाएगा? धातु एमाइड बन जाएगा, क्योंकि अभी बताया क्षार धातु अमोनिया से क्रिया करके एमाइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसके कारण क्या होगा? विलयन का जो नीला रंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीला रंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रॉन्ज कलर में परिवर्तित हो जाता है और विलयन की प्रकृति कैसी हो जाती है? प्रतिचुंबकीय हो जाती है, यानी डायमैग्नेटिक हो जाती है। अगला टॉपिक है हमारे पास क्षार धातुओं के उपयोग, और जिसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं लिथियम के उपयोगों की। लिथियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। लेड के साथ लिथियम एक व्हाइट मेटल बनाती है, जिससे इंजन की बियरिंग बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, लिथियम और एल्यूमिनियम मिलकर एक उच्च शक्ति का मिश्र धातु बनाते हैं, जिसका उपयोग वायुयानों के निर्माण में किया जाता है। लिथियम का उपयोग ताप नाभ की अभिक्रियाओं में, अतिरिक्त विद्युत रासायनिक सेलों में किया जाता है। लिथियम की मैग्नीशियम के साथ बनी हुई मिश्र धातु का उपयोग कवच प्लेट, ये जो कवच प्लेट आपको दिखाई है, आर्मर प्लेट होती है, ये युद्ध क्षेत्र में हथियारों से बचाव करने के लिए पूरे शरीर पर पहनने जाने वाली एक मेटेलिक प्लेट होती है। ये लिथियम और मैग्नीशियम के साथ बनी मिश्र धातु के द्वारा बनाई जाती है। इसको आर्मर प्लेट कहा जाता है। ये आर्मर प्लेट के आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार की कवच प्लेट होती हैं। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किस क्षार धातु का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो द्रव सोडियम धातु का उपयोग शीतलक के रूप। इसमें क्या होता है कि इसमें जो द्रव सोडियम होता है, ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये ठंडा होता है। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? कोल्ड होता है, यानी ठंडा होता है। जब ये रिएक्टर के संपर्क में आता है तो ये सोडियम क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है, और जो हॉट होने के बाद इसको स्टीम जनरेटर के द्वारा हम पुनः ठंडा कर लेते हैं और फिर यूज कर लेते हैं। इस प्रकार ये रिएक्टर को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है। सोडियम का एक और उपयोग है, सोडियम लेड मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है, जो कि टेट्रा एथिल लेड और टेट्रा मैथिल लेड के निर्माण के लिए किया जाता है। टेट्रा एथिल लेड होता है TEL, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा में 4 C2H5 होल 4 PV। क्या होता है? ये पेट्रोल का अपस्फोटन रोकने के लिए पेट्रोल में एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाया जाता है, जिसे टेल के रूप में जाना जाता है। आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल जो अनलेडेड पेट्रोल, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा अनलेडेड पेट्रोल, यानी सीसा रहित पेट्रोल उपलब्ध है, इसलिए आजकल टेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सोडियम के अन्य उपयोगों की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप अक्सर रात्रि के समय जब कभी हाईवे पर जाते हैं तो आपने स्ट्रीट लाइट जलती हुई देखी होंगी। ये स्ट्रीट लाइट में जो येलो कलर का प्रकाश आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम वाष्प लैंप इनमें प्रयुक्त की गई है। सोडियम वाष्प का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और सोडियम वाष्प जो है येलो कलर का प्रकाश देती है। सोडियम की मरकरी के साथ बनी मिश्र धातु का उपयोग अनेक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। यह मिश्र धातु सोडियम अमलगम के रूप में जानी जाती है। जब सोडियम को मरकरी में मिक्स किया जाता है तो सोडियम अमलगम बनता है।
इससे बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया जाता है। ये सोडियम अमलगम का एक व्यू है आपके सामने, इस तरह का होता है सोडियम अमलगम। पोटेशियम के उपयोग की बात करते हैं। पोटेशियम का महत्वपूर्ण उपयोग होता है जैविक क्रियाओं में। पोटेशियम के लवणों जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका उपयोग उर्वरक के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सॉफ्ट सोप यानी मृदु साबुन, टॉयलेट सोप आदि के निर्माण में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का एक श्रेष्ठ अवशोषक भी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का श्रेष्ठ अवशोषक कौन सा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का एक श्रेष्ठ अवशोषक है। सीजियम के उपयोग, सीजियम का उपयोग प्रकाश वैद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में होता है। इसके अतिरिक्त सीजियम का उपयोग रॉकेट नोदक, रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जाता है। क्रैश रिवीजन। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनमें थे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण, जिनमें हमने क्षार धातुओं की ऑक्सीजन से, जल से, हाइड्रोजन से, एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ क्रिया करना आपको बताया। इसके अतिरिक्त इनकी क्रियाशीलता का क्रम और स्थायित्व की चर्चा इसमें की। क्षार धातुओं के उपयोग, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम और सीजियम के विभिन्न उपयोगों की चर्चा आज के व्याख्यान में हमने की। गृह कार्य, पहला प्रश्न है आज का, KO2 यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में K की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। आपको हिंट दे देते हैं, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। दूसरा प्रश्न है, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण बताइए। तो आपको बताया था नीला रंग अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण होता है। कुछ समय के पश्चात ये हाइड्रोजन मुक्त करके एमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो नीला रंग है वो ब्रोंज कलर में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है। आपको कारण बताया था कि सोडियम का मानक अपचयन विभव पोटेशियम की तुलना में कम ऋणात्मक होता है, इसलिए ये पोटेशियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। चौथा प्रश्न है, सोडियम परऑक्साइड में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। तो परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे उनमें होगा क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण तथा लिथियम का असंगत व्यवहार। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।